नमस्कार दोस्तों। आज ये है हमारा इतिहास से संबंधित तीसरा वीडियो है और अध्याय चल रहा है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, एक चीज़ थोड़ा मुझे क्लियर करनी है कि यह वीडियो मैं जो डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो किसके लिए है। सबसे पहले तो जो एकेडमिक के छात्र हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो है ही। पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो बच्चे कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास में एमए कर रहे हैं, उन तक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वो तो ज़रूर सुने ही, देखें और इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो व्याख्यात्मक हम जानकारियाँ दे रहे हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं जो कैंडिडेट्स, जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव केवल जानकारी, केवल तथ्यों की जानकारी आपको बहुत सारी वीडियोस में मिलती हैं। मैं कहानी के रूप में देता हूँ ताकि उसमें स्थायित्व बना रहे। दोस्तों, मेरा एक दर्द है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि तथ्यात्मक जानकारी लेके हम रट के कंपटीशन में क्वालिफाई कर लेते हैं, नौकरी भी मिल जाती है और उसके बाद सारी किताबें एक तरफ रख देते हैं और उसके बाद हम नौकरी करते हैं और ग्रस्त जीवन में शुरुआत करते हैं। फिर हमारे हर एक के साथ यही होता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद में जब पढ़ने के जाते हैं तो मैंने बहुत अधिकारी लेवल तक की मैंने देखा है कि नर्सरी में बच्चा जा रहा है और उसके लिए ट्यूशन लगा दी। मैं ये मानता हूँ ये बहुत लैकिंग हो रही है एजुकेशन में, जिसकी आज आए दिन चर्चा हो रही है कि तालीम तो है, तहजीब कहीं खो गई है। तो हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए जानकारी खुद रखना चाहिए ज़िंदगी भर और उनको जानकारी खुद देना चाहिए। इसलिए जो एकेडमिक के छात्र नहीं हैं, जो कंपटीशन दे के नौकरी ले ली है या नहीं ली है, अपने ग्रस्त जीवन में पहुंच चुके हैं, जिनके बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, गार्जियन हैं, उन सब को ये जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन सब के लिए ये मैं वीडियो दे रहा हूँ, बच्चे से लेके बूढ़े तक, ताकि हर घर में ऐतिहासिक जानकारियों की चर्चा होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है, सबको ये जानकारी हो ताकि संस्कार, एक जानकारी तो होगी और संस्कार भी बनेंगे। और एक महत्वपूर्ण और बात, आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी की ग्रस्त में है। कोरोना वायरस को लेकर तबाही मची हुई है। दोस्तों, इस सभ्यता के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इतनी विकसित सभ्यता थी और एकदम नष्ट कैसे हो गई, इसके अंत में भी हम बात करेंगे, जिस पर बहुत सारे बिंदु निकल के आ रहे हैं। उसमें एक बिंदु ये भी है कि हो सकता है तब भी ये जो सभ्यता है किसी विनाशकारी बीमारी की चपेट में आई हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जानकारी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी को होना चाहिए और सभी लोग सुने, देखें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अपने विषय पर बात करते हैं कि ये तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो ये है कि वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, वहाँ का नाम कैसे पड़ा, वहाँ की कालक्रम क्या था, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी, वहाँ का खान पान कैसा था, यानी जो जीवन के मूल्य तत्व होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी मतलब पहला वाला जो निर्वहन का काम था, निर्वहन वो कैसे करते थे, वहाँ तक हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। एक और जानकारी हासिल कर चुके हैं कि उनमें जो सामाजिक भिन्नताएं थीं या नहीं थीं, या समाज एक जैसा था, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने, अपने किसी ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, ये जानकारी नहीं है, तो उन वीडियो को भी देख लें ताकि ये सारी जानकारी हो जाए। अब हम इससे आगे बात करेंगे। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि वहाँ का जो कल्चर था, यानी जो कपड़े वाला, यानी वो जो पहनावा था उनका, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये बिंदु हैं, उनके पहनावा, यानी जो कैसे किस तरह के कपड़े पहनते थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। आभूषण, आवास सबसे बड़ी विशेषता है इस सभ्यता की, शहरी सभ्यता थी ये।
और इसका जो सबसे बड़ा इस अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये राजधानी रही होगी मोहनजोदड़ो, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और उसी को लेकर पूरी एक खाका खींचेंगे पूरी सभ्यता का कि कैसी रही होगी सभ्यता। उदाहरण के तौर पर हम आज मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे। इसके आगे हम वहाँ की शिक्षा और लेखन कला के बारे में भी जानेंगे, वहाँ उत्पादन क्या था, कैसे होता था, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और व्यापार कैसा था। इन बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वहाँ का पहनावा क्या था। दोस्तों, वहाँ सूती वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। सूती वस्त्र मतलब ऐसा माना जाता है कि इससे पहले, इस सभ्यता से पहले कपास का ज्ञान नहीं था। पहली बार कपास का उत्पादन इस सभ्यता में हुआ है और यहाँ से लेकर व्यापार भी हुए हैं। समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया वगैरह हैं, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों की अवशेष मिले हैं। तो सूती वस्त्र मतलब कपास का जो उत्पादन था, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान रखिए। ये सभ्यता की बहुत बड़ी विशेषता है, कृषि उत्पाद से संबंधित। बाकी जो पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं खाने पीने से संबंधित, कपास बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसके आगे वो ऊनी वस्त्र भी इस्तेमाल करते थे, मिले हैं। एक शॉल मिली है जो 3 पतिया शॉल कही गई है, उस पर हाथ की कढ़ाई है, इतनी बढ़िया कढ़ाई है। तो ये से अंदाज़ा लगाया जाता है। आज के समय में हम बात करें तो कश्मीरी शॉल बहुत फेमस है, जो हस्तशिल्प मतलब हाथ से कढ़ाई होती है, हाथ से कढ़ी हुई शॉलें बहुत महंगी आती हैं। तो इस तरह की शॉल, और यानी इस तरह का ज्ञान था शिल्प का उनको। तो इसे ये इस तरह के कपड़े पहनते थे, सूती भी पहनते थे और ऊनी भी पहनते थे। तो इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो जलवायु थी सर्द और गर्म दोनों तरह की थी। इससे इन सबसे अंदाज़ा लगाते हैं। इसके आगे बात करते हैं आभूषण। आभूषण के जो अवशेष मिले हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, वो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहाँ पर एक सोने से बना हुआ एक शंखाकार मस्तिष्क यानी सिर पर बांधने वाला एक जैसे मुकुट टाइप का एक आभूषण मिला है। इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वो स्त्री भी पहनते हैं होंगे और पुरुष भी पहनते होंगे। सोने के हार मिले हैं, अंगूठियाँ मिली हैं, यानी सोने के आभूषणों का प्रचलन था उस समय। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रचलित प्रथा थी मनके वाली। मनके की मालाएं बहुत उस समय प्रसिद्ध थी। मनके बहुत तरह से बनाए जाते थे। इस मनके के बारे में आगे हम शिल्प के बारे में बात करेंगे, तब और विस्तार से बात करेंगे कि वो किस किस से बनाए जाते थे और कैसे कैसे बनाए जाते थे। तो ये पहनावे से संबंधित बात हुई। अब हम बात करते हैं आवास से संबंधित। एक नियोजित शहरी केंद्र कैसे होते थे शहर। जैसे हमने कहा शहरी सभ्यता थी, तो शहर कैसे होते थे। शहर 2 भागों में बटे होते थे। जैसे ये चित्र में आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है। एक दुर्ग है और दूसरा निचला शहर है। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा नीचे बनाया है ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, ये नीचे था और ये दुर्ग ऊपर था। दोस्तों, एक चीज़ और आपको पता चल रही होगी इसमें कि जो निचला शहर है वो पूरब की तरफ है और दुर्ग है वो पश्चिम की तरफ है। जिसकी हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर है, ध्यान रखिए। यानी जो नदी की तरफ जो किनारा था, नदी इसका जो शहर था नदी की तरफ वाला, उसमें वो निचला शहर था। और जो उसके दूसरी तरफ था, जो पश्चिम की तरफ था, वो दुर्ग था। दुर्ग मतलब ये है कि वो ऊंचाई पर बना हुआ था, नीचे प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ था नीचे, और उसके ऊपर मकान बने हुए थे। तो इसमें हम चर्चा करेंगे ये दुर्ग में क्या क्या मिला है, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, आगे फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे वहाँ रहन सहन के अलावा, रहन सहन तो था ही, कुएँ वगैरह थे और बहुत विशाल मकान थे, और अन्नागार है बड़ा, स्नानागार बहुत बड़ा इसकी फेमस है। श्रमिक आवास भी उसी के अंदर थी, वहाँ जो लोग काम करने वाले थे वो भी वहीं थे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे कैसे थे, और निचले शहर के बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अलग अलग। देखिए, ऊंचाई वाले पर जो दुर्ग था,
दुर्ग ऊंचाई पर था और उसमें क्या क्या था इसकी हमें बारे में हम बात कर रहे हैं। विशाल स्नानागार, रहन सहन के लिए तो बहुत बड़े बड़े मकान थे, लेकिन जो अलग से चीज़ें थीं जो सामूहिक, वो विशाल स्नानागार, जिसकी हमने डायमेंशंस लिखी हुई है इसमें, आप पढ़ रहे होंगे शायद। 11.88 मीटर ये लंबाई है उसकी, 7 मीटर चौड़ाई है, 2.43 मीटर इसकी गहराई है। नहीं, इतना बड़ा ये विशाल स्नानागार था। ये पक्की ईंटों का बना था और पक्की ईंटों के जो आजकल हम प्लास्टर कराते हैं वो जिप्सम से उसकी लिपाई थी। जिप्सम से उसकी जो बीच में जगह थी वो पूरी भरी हुई थी और जिप्सम के ऊपर भी लीकेज को रोकने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए उस समय कितनी टेक्नोलॉजी थी। ये इस तरह से बनाया हुआ था और इसके दूसरी तरफ एक गली थी, दूसरी तरफ लाइन से छोटे छोटे स्नानागार यानी बाथरूम आजकल कहते हैं, बाथरूम बने हुए थे। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे आज भी स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं तो उसके साथ में छोटे छोटे बाथरूम्स बना दिए जाते हैं ताकि आदमी उसमें नहाने के बाद उसमें बड़े स्विमिंग पूल में जाता है। तो इस तरह की और इस तरह की ये इसकी संरचना थी। दोस्तों अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं अन्नागार। अन्नागार जो वहाँ मिले हैं उसमें बड़े बड़े रूम्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं और ये 6 के 2 रो हैं, 2 पंक्तियों में हैं, उत्तर और दक्षिण साइड में। 6 पंक्तियों में 2 पंक्तियों में 6 उत्तर साइड में, उत्तर वाली पंक्ति में 6 बड़े बड़े कमरे हैं और दक्षिण वाली में भी 6 बड़े बड़े कमरे हैं। इतना बड़ा वहाँ पर स्टोरेज था, माल गोदाम था, जिसको हम अन्नागार कह रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से वहाँ बहुत बड़ा सभागार भी था। सब ये इसका मतलब है कि वहाँ सभाएं हुआ करती होंगी। सभा मतलब आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पर शासन व्यवस्था रही होगी, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी सभाएं होती थी वहाँ, इसके संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि वहाँ जो श्रमिक थी, क्योंकि चूँकि बड़े बड़े लोग थे तो वहाँ वो खुद तो काम करते नहीं होंगे, वहाँ पर जो श्रमिक थे, जो काम करने वाले थे, उनके लिए बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं थी, मतलब वो अंदर ही रहते थे। ये देखिए आज हम कोरोना में लॉकडाउन में बैठे हैं घर में, जो बड़ी बड़े बंगले हैं आज हम देखते हैं कि उसमें छोटे से श्रमिक लेबर रूम भी बना रहता है, श्रमिक आवास भी रहता है। तो उस समय पूरे जो दुर्ग था उसमें जो लोग काम करने वाले थे, श्रमिक लोग थे, उसके अंदर ही रहते थे, श्रमिक आवास था। और उसके संकेत मिल रहे हैं, 15 कमरे मिले हैं। कमरे भी बड़े बड़े हैं, 15 कमरे मिले हैं, जिसमें 7 और 8 हमने लिखा है। 7 उत्तर की तरफ है और 8 दक्षिण की तरफ है, ये ध्यान रखिए। 7 उत्तर की तरफ हैं और 8 दक्षिण की तरफ हैं। इस तरह से 15 कमरे आवास के लिए मिले हैं, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उस श्रमिकों के लिए होंगे। दोस्तों एक चीज़ और कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, ऊपर अलग से कुएँ थे, वहाँ बड़ा कुआं था ऊपर जो दुर्ग था। तो पानी का जो उनका इंतजाम था वो कुएं से था, पानी का जो स्रोत था कुएं से था। तो इस तरह की ये जो हमने चर्चा की दुर्ग में, इस दुर्ग की जो बनावट थी वो इस तरह की थी। आशा है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि निचला शहर कैसा था। एक चीज़ और रहेगी कि जो दुर्ग था, दुर्ग 4 दीवारी से घिरा हुआ था, 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इसमें जगह जगह जैसे सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के निशान हैं। उत्तर और दक्षिण में बड़े बड़े गेट थे। उत्तर और दक्षिण में जो मुख्य द्वार थे इसकी, वो एक उत्तर में था और एक दक्षिण में था, बाकी पूरी गेट बंद था। इसी तरह से निचला शहर भी पूरे 4 दीवारी थी, पूरी गेट बंद कॉलोनी थी, पूरे 4 दीवारी इसकी अलग थी, दोनों की अलग अलग थी।
इसके बाद जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम को हम अलग से दिखाएंगे। मुख्य सड़क इसकी 10 मीटर चौड़ी होती थी। ग्रिड सिस्टम का मतलब है सीधा सीधा 90 डिग्री पर काटती थी इसकी सड़कें। और मकान कैसे होते थे आगे हम बताने वाले हैं। 10 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क होती थी, उसके बाद अन्य सड़कें संपर्क मार्ग जैसे कह सकते हैं, फिर अंदर गलियां, उसके बाद घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर नहीं होते थे इसके। यहाँ एक चीज़ क्लियर है कर दें कि जो बाकी सभी शहरों में लगभग इसी तरह की संरचनाएं मिली हैं, लोथल में नहीं। बात हम करेंगे लोथल में जो है मुख्य सड़क पर भी घरों के प्रवेश द्वार हैं, बाकी पर नहीं है। कुएं हैं, जहाँ तक मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे हैं, लगभग 700 कुएं मिले हैं। सोच लीजिए एक शहर में 700 कुएं बहुत मायने रखते हैं। पानी की निकासी हेतु बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। इसको हम आगे हम उसके जो चित्र हमने दर्शाया है उसके अनुसार देखेंगे। देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं, इसमें एक मुख्य, इधर उधर हमने जो दिखाई है वो मुख्य सड़क है जो 10 मीटर चौड़ी है, शायद दिख रही होगी। 10 मीटर चौड़ी है मुख्य सड़क, और उससे दोनों मुख्य मार्ग से संपर्क मार्ग मिला हुआ है। एक ब्लॉक हमने दर्शाया है इसमें, इस तरह के कई ब्लॉक थे। संपर्क मार्ग और संपर्क मार्ग के बाद फिर गलियां हैं। गलियों में इनके प्रवेश द्वार खुल रहे हैं। जैसे देखिए हम ये बात कर रहे हैं, ये जो मुख्य सड़क है, ये वाली जो मुख्य सड़क है, इसके बाद ये आगे चल के आगे जाएं तो ये वाली ये संपर्क मार्ग है, फिर ये गली है। ये जो गली है, इस गली में ये और ये घर के प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो इन मकानों के, जो मुख्य सड़क के किनारे जो मकान हैं, उनके प्रवेश द्वार गली में है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उस समय के लोग ये जानते थे कि ये मुख्य सड़क पर बहुत सारी तरह का प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण से बचने के लिए वो अपना मुख्य द्वार गली में करते थे। जबकि आज ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग मुख्य सड़क पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। दूसरा ये देखिए, घर का जो प्रवेश द्वार है, मैंने दर्शाया है थोड़ा सा, घर का जो प्रवेश द्वार है उसके ठीक सामने हमने लाइन खींची है। जो लाइन खींची है वो दीवार है। घर का जो गेट होता था, मुख्य प्रवेश द्वार होता था, उसके सामने एक दीवार होती थी, ताकि घर के आंगन में या घर के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं दिखे। इस तरह की वहाँ संस्कृति थी, इस तरह के मकान बनाए हुए होते थे। ये जो ग्रिड सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो देखिए 90 डिग्री पर सभी सड़कें मिल रही हैं, 90 डिग्री पर मिल रही हैं, और बीच में मकान जो बनाए लगभग वहाँ समान बराबर क्षेत्रफल के मकान थे। और इसमें जो मुख्य तरह से बात करें, 2 या 3 कमरे बड़े बड़े हुआ करते थे। फिर रसोई अलग है, और लगभग हर उसको छोड़कर हर घर में कुआं होता था, बाथरूम होती थी, रसोई होती थी। ऊपर जाने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ होती थी। तो जहाँ जहाँ कुछ सीढ़ियों के चिन्ह भी मिले। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि सिंगल मंजिल नहीं, दूसरी मंजिल भी रही होगी, दूसरी या तीसरी मंजिल भी रही होगी। तो हालांकि दूसरी मंजिल का अभी तक कोई अवशेष नहीं मिला है, अभी तो नीचे ही मिले, खंडहर है। तो इससे अनुमान लगाते हैं, तो सीढ़ियाँ बनी हैं तो लोग ऊपर जाते होंगे, और हो सकता है ऊपर मकान भी बने हों। इस तरह की व्यवस्था थी। बात करते हैं नालियाँ। हर घर में, लगभग हर घर में कुएँ थे, बाथरूम तो थे ही सभी में। तो उसका पानी का सिस्टम बहुत अच्छा था। दीवार के किनारे किनारे पानी निकाला जाता था, और बाहर गली में नाली बनी रहती थी। गली के किनारे किनारे नाली बनी रहती थी, और ये पक्की नाली होती थी। कई जगह कच्चे मकान भी मिले हैं, लेकिन नाली पक्की मिली है। तो इसके किनारे किनारे नाली आती थी, और फिर वो नाली बड़ी, जो सब संपर्क मार्ग है उसके किनारे किनारे नाली चलती थी।
फिर बड़ी नाली, नाली का जो साइज है वो भी पहले छोटी नाली थी, फिर बड़ी नाली हो गई, और बड़े जो मुख्य सड़क है उसके साथ जो बड़ा नाला बनता था, उस नाला बहुत बड़ा होता था। आज के समय में जो हम बात करते हैं, आज के समय में तो वो दिखता ही नहीं, अंडरग्राउंड होता था, जगह जगह उसको ढका रहता था और वहाँ से कूड़ा निकाल लेते थे। इस तरह के ढक्कन रहते थे, वो जो ईंटें हटा के और वो सफाई होती थी। सफाई की जो कचरा निकाला कहीं कहीं जगह जगह मिला है, जो सफाई करने के जो बिंदु थे वहाँ पर कचरा इकट्ठा मिला है। तो इसका मतलब है कि समयबद्ध तरीके से उनकी सफाई भी होती थी। ये इस तरह का सिस्टम था वहाँ पर। तो अब हम समझ गए होंगे कि उनका रहन सहन कैसा था, आवास कैसा था, कितने स्वच्छ तरीके से, कितने विकसित तरीके से कॉलोनी बसी थी। दोस्तों एक मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहने के लिए कि आज हम जिस सभ्यता में, जो हम कहते हैं कि बहुत विकास कर लिया है हमने, मैं देख रहा था धारावी जो सबसे बड़ा स्लम है एशिया का, मुंबई में धारावी, जिसमें अनुमान लगा के बताते हैं लोग कि 8 लाख लोग रहते हैं। स्लम मतलब जहाँ बहुत बुरी हालत है, न रहन सहन, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, बहुत बुरी हालत है 8 लाख लोगों के लिए। और जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी जो सभ्यता थी, अब वो देखिए कैसी, कितनी व्यवस्थित सभ्यता थी। उसको देख के हम आज के समय में कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए। जो लोग यूपीएससी की, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, हालांकि आगे भी चर्चा करूंगा मैं, GS1 का जो पेपर होता है मेंस में, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हर साल लगभग इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आता है। हो सकता है कभी कभी छूट जाता हो, अदरवाइज क्योंकि ये ऐसी सभ्यता थी, क्योंकि ये जो यूपीएससी के सिविल सर्विस वाले लोग हैं, ये पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए और इनको बहुत बारीकी से इसको समझना चाहिए। हालांकि उनको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, लेकिन जो हमें वहाँ से सीख मिलती है उसके आधार पर हम नई पॉलिसी बना सकते हैं। इस तरह, इस एंगल से उनको सोचना चाहिए। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आगे और अच्छी अच्छी जानकारी लाऊंगा मैं। और ये थी यहाँ की जो आवासीय व्यवस्था, जो शहरी व्यवस्था, शहर इस तरह से बना हुआ था। इसे आगे पढ़ते हैं, वहाँ और कैसे कैसे था। दोस्तों अब बात करते हैं शिक्षा और लेखन कला की। तो ये जो सभ्यता है, वहाँ शिक्षा की तो बात नहीं मिलती, कोई संकेत नहीं मिलते कि कोई स्कूल वगैरह, स्कूल कॉलेज वगैरह रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो लोग जब इतने व्यवस्थित, उन्होंने, उनका रहन सहन था, इतने विकसित थे, इतनी बढ़िया अच्छी तरह से उनकी प्लानिंग की तरह की हुई वो कॉलोनी बसी हुई थी, तो पढ़े लिखे तो रहे होंगे ज़रूर। हालांकि प्रमाणित तथ्य नहीं है, क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग है उनकी बहुत उच्च दर्जे की है। दोस्तों इसके साथ जो कला, जो लेखन कला है वो चित्रात्मक थी। चित्रों के संकेत के आधार पर वो शायद उनकी जो लिपि थी वो रही होगी। हालांकि ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। जो हमने अभी इसमें पॉइंट लिखा है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है ये। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। एक तो प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास जिसमें कोई शिक्षा और लेखन कला का ज्ञान नहीं है, उसको प्राक इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, जैसे पाषाण सभ्यता तक का। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो जो पहले की जो हड़प्पा सभ्यता है, जो पूर्व की, स्टार्टिंग की, शुरुआती जो हड़प्पा सभ्यता है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि प्राक ऐतिहासिक थी, उनको कोई किसी तरह का ज्ञान नहीं था। लेकिन चूंकि धीरे धीरे विकसित हुई है, तो उत्तरकालीन यानी बाद की जो ये सभ्यता है उसमें ये ज्ञान हो गया है, शिक्षा व्यवस्था भी हो गई है और लेखन कला का भी ज्ञान हो गया है। तो हालांकि ये जो उनका जो ज्ञान है उनको पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी लेखन कला को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक की श्रेणी में आती है। ऐतिहासिक की जो बात करेंगे हम आगे चल के, ऐतिहासिक जो जानकारियाँ मिलती हैं वैदिक सभ्यता की बात की मिलती हैं, यानी इसके आगे की सभ्यताएँ वैदिक सभ्यताएँ। और सबसे आगे जानकारी जो हमें मिलेगी
जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी सबसे पहले मिलेगी वो मौर्यकालीन मिलेगी। मगध की जो मौर्यकालीन सभ्यता है उसमें वो ऐतिहासिक सभ्यता है पूर्णतः, वहाँ की जानकारी सब लिखित में है और वो जानकारी पढ़ी जा चुकी है। अशोक के जो स्तंभ हैं जिसमें ब्रह्मी लिपि है, हालांकि उसकी 2-3 लिपियाँ थीं, खरोष्टी थी, अरामाइक वगैरह मिक्स थी, उसमें ब्रह्मी लिपि को पूरी तरह से पढ़ा जा चुका है और उसका पूरी तरह से हमें ज्ञान हो चुका है कहाँ कहाँ क्या क्या था। तो इसलिए वहाँ से आगे पूर्णतः इतिहास माना जाता है। तो प्राचीन इतिहास वहीं से मानते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता को भी हम प्राचीन इतिहास की श्रेणी में ले आते हैं। आद्य इतिहास है हालांकि ये, क्योंकि वहाँ की जो लेखन कला है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं वहाँ के उत्पादन से संबंधित, किस तरह का उत्पादन था। तो इससे पहले हम खान पान के बारे में बात कर चुके हैं, कृषि से संबंधित उत्पादन की, खाने पीने में की चीज़ें बहुत सारी का उत्पादन होता था। अभी हमने बात की कपास की, कपास का उत्पादन होता था यहाँ, और प्रथम बार इसको देखा गया है, पहली सभ्यता है ये जिसमें पूरी दुनिया की जिसमें कपास का उत्पादन किया है। इसके और कृषि के बारे में हमने पहले बात कर ली है, कृषि कैसे उन्नत थी, कैसी कैसी उनकी सिंचाई व्यवस्था थी, इसके बारे में बात कर ली है, देख लीजिए पीछे वाला वीडियो। इससे आगे शिल्प कला के बात करते हैं। शिल्प कला यहाँ बहुत उच्च दर्जे की थी। देखिए चन्नू दड़ो, इसमें हमने नोट किया है कुछ जानकारी है। चन्नू दड़ों में मन के, शंख की कटाई, मोहर वगैरह इस ऐसे काम होते थे, यानी ये केंद्र थे कुछ शिल्प कला की। लोथल में बाट बनाना, बाट के यहाँ संकेत मिलते हैं, यानी जो नाप तौल होती थी, जो व्यापार होता था वो नाप तौल में होता था। तो यहाँ बाट मिले हैं, बाट बनाने का काम लोथल में मिला है, यहाँ बाट बनाने का काम होता हुआ। शंख, लोथल चूँकि समुद्र के नज़दीक है तो सीप यहाँ से मुख्य उनका उत्पादन था। उत्पादन क्या, वहाँ से सीप समुद्र से निकालते थे और यहाँ शंखों की कटाई होती थी। शंखों की कटाई होती थी कहाँ, लोथल में, ध्यान रखिएगा। लोथल गुजरात में है, चन्नू दड़ो पाकिस्तान में है। मनके की जो हम बात कर रहे थे, मनके का जो शिल्प कला का उत्पादन से संबंधित है, जो पीछे हमने छोड़ दिया, शिल्प कला से संबंधित मन का बहुत इम्पॉर्टेंट, मन का जो बनाया जाता था वो किस से बनाया जाता था ये ध्यान रखिए। इसमें जो मैंने लिख दिया है, कार्नियल एक पत्थर होता था लाल रंग का, बहुत कीमती था, हर जगह नहीं मिलता था। कार्नियल, जैस्पर बहुत कीमती था, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फैंस, पकी मिट्टी, इतने तरह के ये बनते थे। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो इसमें से कुछ चीज़ें जैसे फ्यांस है, जैस्पर है, क्वार्ट्ज है, सोना है, ये बहुत महंगी और दुर्लभ धातुएं थीं जिनका मनके में प्रयोग करते थे। और ये जो मनके हुआ करते थे वो उच्च वर्ग के लोग इस्तेमाल करते थे, और जो निम्न वर्ग के जो लोग थे वो जैसे पकी ईंटों का बना लिया, कच्ची ईंटों का बना लिया और पका दिया उसको। देखिए बात ये नहीं है, कारीगरी देखिए इसकी कितना छोटा है और कैसे बनाया जाता होगा। और इसके जो पत्थर है, पत्थर का जो बनता था, काट के बहुत छोटा सा मनका काट के और उसके अंदर होल किया जाता था, छेद किया जाता था। छेद करने के लिए तांबे या कांसे का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इस तरह के इनसे जो बनते थे मनके, इसकी बात की हमने। बनावट कैसे होती थी मनकों की, देखिए मनके अलग अलग तरह के होते थे। चक्राकार, चक्र के आकार के होते थे, बेलनाकार होते थे, गोल होते थे, कुछ ढोलक के टाइप के होते थे। ढोलक के मतलब बीच में थोड़ा मोटा है और इधर उधर किनारे पर पतला पतला है, और इस पर भी कढ़ाई जैसी दिखती है। ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर भी कढ़ाई थी। कितना बारीक शिल्पकला थी, कितना बारीक काम था, और वो कैसे करते होंगे हाथों से। तो ये चीज़ें थी। इसके आगे हम बात करते हैं मृद भांड, मिट्टी से बने हुए बर्तन।
मिट्टी से बने हुए बर्तन बहुत मिले हैं और इनके ऊपर कढ़ाई है और रंग भी है, इनके ऊपर रंग भरे हुए भी मिले हैं। बहुत सुंदर सुंदर ये मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, बने हुए मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं, कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे से बनी हुई। आप सोचिए कांसे से बनी हुई है, अब बड़ा विचित्र मामला है कि हाथ से कैसे बना होगा, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई मशीनों का प्रयोग हुआ होगा। तो ये इनकी शिल्पकला थी। और एक बैल का खिलौना और मिला है। बैल मिट्टी से बना के उसको पका के, एक चीज़ और हमने बात की थी, बैल तो मिला ही है और एक हल्का खिलौना भी मिला है। तो तरह तरह के खिलौने मिट्टी से बनाकर उसको पका दिए जाते थे। दोस्तों अब आगे बात करते हैं, शंख से बनी चूड़ियाँ और कड़े ये भी इस्तेमाल होते थे, ये बनाए जाते थे। तो ये थी शिल्पकला उस समय की। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी विकसित सभ्यता रही होगी। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं वहाँ के व्यापार की। व्यापार ये जो काम है वो केंद्रीय कृत होगा। ये तो जहाँ पर जो चीज़ मिलती है तो वहाँ उसी चीज़ का, जैसे लोथल की हमने बात की, शंख का काम था क्योंकि वहाँ शंख आसानी से मिल जाते होंगे। और जो जिनकी हम बात कर रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जहाँ बड़े बड़े अन्नागार मिले, यानी वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती होगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तांबा और पत्थर का काम ज़्यादा था। सेलखड़ी पत्थर है तो यहाँ तांबा बहुत मिलता था, खाने थी तांबे की, और ये सेलखड़ी जो पत्थर पूरे दूर दूर तक ये इसका व्यापार किया जाता था, पहुंचाया जाता था। दोस्तों सोने की जहाँ तक बात करें, सोना दक्षिण भारत से आता था, स्वर्णगिरी से। स्वर्णगिरी जो कोलार आज है कर्नाटक में, वहाँ से सोना आता था। सोर्तघई अफ़गानिस्तान में, जिसकी जिक्र हमने करी थी पहले भी, जहाँ पर नहरें मिली हैं, याद करना, नहरों के निशान मिले हैं सोर्तघई अफ़गानिस्तान में। वहाँ पर लाजवर्द मणि, नीले रंग का पत्थर वहाँ से आता था, बहुत दुर्लभ था, इतनी दूर से आता था। ओमान से, जो दक्षिण पश्चिम एशिया में, ओमान से तांबा हालांकि राजस्थान में भी आता था, लेकिन वहाँ से भी आने के संकेत मिलते हैं। भड़ौक्ष जो गुजरात में है, वहाँ से कार्नियल, जिसकी हम जिक्र कर रहे थे मन की वगैरह में, लाल पत्थर, ये गुजरात से आता था। तो ये जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, इनके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों ये था आज की जानकारी। अगले वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, इसी सभ्यता से संबंधित धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी करेंगे। शासन कैसा था, सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और इससे आगे जो बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा से संबंधित कैसे कैसे पूछा जाता है वो बात करेंगे। प्रतियोगिता जो परीक्षा होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इसको अगला सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय एक घंटी का बटन है, वो भी दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको पता चल जाए। जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और अच्छा लगा है तो दूसरों को भी सुनाइए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जल्दी ही डालूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।